नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 1.2 का प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है 140। ठीक ना। तो 140 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 140 का गुणनखंड 140, सबसे पहले इसको 2 से लेके जाएंगे, है ना। सबसे पहले 2 चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर ये अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है। तो 2 से नहीं जा रहा है तो पहले फिर 3 से चेक करिए। तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है तो अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 बार है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर लिखा है 156। तो 156 का ही गुणनखंड कर लेते हैं। 156 तो देखिए लिखेंगे 2 सत्ते 14, है ना, 14 और एक बच गया, एक बगल में गया तो 16 हो गया। तो लिखेंगे 2 अट्ठे 16। फिर देखिए इकाई अंक पर 8 है, ठीक ना। इकाई अंक पर देखिए कोई भी संख्या अगर इकाई अंक पर 0 हो, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसलिए देखिए इकाई अंक पर 8 होने के कारण ये संख्या 2 से विभाजित है। देखिए 2 तिहाई 6, ठीक ना, और एक बच गया इसमें, ठीक ना। 2 तिहाई 6 और साथ में 6 गया तो एक बचा, एक बगल में गया तो ये 18 हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया 2 9 18। अब देखिए चूंकि इकाई अंक पर 9 है, ठीक ना, तो 9 देखिए इनमें से कोई नहीं है ना। तो 9 नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब इसको 3 से चेक करिए। तो देखिए 3 से दिख रहा है, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब ये 13 किसी से नहीं कटेगा, ये अपने आप से कटेगा केवल। तो लिखेंगे 13 एक कम 13। तो इस प्रकार देखिए क्या प्राप्त हुआ, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस प्रकार इसका भी प्राप्त हो गया। थर्ड प्रश्न दिया है 38 25, 38 25, ठीक ना। तो 38 25 का कर लेते हैं। अब देखिए इसको 38 25, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, ठीक ना। इनमें से कोई भी एक संख्या नहीं है, 2 0 2 4 6 8। यदि इनमें से कोई भी एक इकाई अंक पर होता तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, ठीक ना। मगर 2 इकाई अंक पर 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि आप इसके अंकों को जोड़ के देखिए। तो देखिए 5 2 8 2 10 5 15 3 18, ठीक ना। मतलब इसको हमने इस प्रकार जोड़ा है, 3 + 8 + 2 + 5 बराबर 18, ठीक ना। 8 2 10 5 15 3 18, ये 18 आया। तो अब देखिए 18 3 के पहाड़ा में कटता है क्या। तो 3 के पहाड़ा से 3 छक 18, ये पूरी तरह विभाजित है। अतः दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 3 से कटेगा तो देखिए 3 से कटेगा तो देखिए काटते हैं इसको, 3 एक कम 3, फिर ये 8 है तो 3 दूनी 6। तो 8 में 6 गया, 2 बच गया, 2 बगल में गया तो देखिए 22 हो गया, ठीक ना। अब 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21। तो 22 में 21 गया, एक बचा, एक बगल में गया तो ये 15 हो गया। तो 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक ना।
अब इसको फिर चेक करेंगे कि ये संख्या क्या 3 से कट रहा है, तो इसके अंकों को फिर जोड़ लीजिए। तो इसको आप तुरंत ओरल चेक कर लीजिएगा, मौखिक रूप से हम इसको बता दे रहे हैं इसको कैसे करा जाता है। देखिए 7 5 12, 12 2 14, 1 15, अतः ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, बगल में गया तो 15 हो गया, 3 दूनी 6 और साथ में 6 गया तो 1 बचा, 1 बगल में गया तो 15, तो 3 पचे 15। ठीक ना। अब इसके अंकों को चेक करिए, जोड़िए इनको, देखिए 5 5 2 7, 7 4 11। ठीक ना। इसके अंकों को जोड़िए तो 11 आ रहा है, वो जो 11 3 से विभाजित नहीं होती। ठीक ना। तो 3 से विभाजित नहीं होती तो 3 से नहीं चेक करेंगे। अब देखिए 5 से बोला हमने, तो 5 देखिए इकाई अंक पर अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक ना। तो ये 5 इकाई अंक पर है, इसलिए संख्या 5 से कटेगा। तो देखिए 5 8 40, तो 40 हट गया तो 42 में 40 गया तो 2 बचा, 2 बगल में गया तो 25 हो गया, तो 5 पचे 25। अब फिर इकाई अंक पर 5 होने के कारण ये 5 से कटेगा, तो लिखेंगे 5 एकम 5, 3 बचा यहाँ पर, 8 में से 5 चला गया तो 3 बचा। ठीक ना। 5 एकम 5, 5 8 में गया तो 3 बचा, 3 बगल में गया तो 5 के संग लगा तो 35 हो गया, तो लिखेंगे 5 सते 35। फिर ये 17 है तो 17 अपने आप से ही कटता है केवल। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड आया 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 और ये 17। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया हमने। ठीक ना। तो इसी प्रकार तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं क्या है। चौथा में लिखा है 5005, तो चौथा 5005। ठीक ना। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई अंक पर कोई 2 4 6 8 और 0 नहीं है। अब 3 से भी चेक करिए तो 5 5 10 है ना, अंकों का योग करिए तो 10 ही आ रहा है, जो 3 से विभाजित नहीं होती, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं है। अब इसको 5 चेक करिए तो इकाई अंक पर 5 होने के कारण ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 5005, तो लिखेंगे 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए कितना आया, 1001 आ गया। तो अभी तक हमने 5 तक तो चेक कर लिया, अभी 5 से तो कटना ही नहीं है, इसको इकाई अंक पर 1 हो गया है। तो अब 7 से चेक करिए। ठीक ना। तो 7 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं। तो 7 एकम 7, ठीक ना, 7 एकम 7, तो 10 में 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। 3 जब बगल में ले आएंगे तो इस 0 के संग लगेगा तो 30 हो जाएगा ये। ठीक ना। तो अब 7 चौक 28, तो 30 में 28 गया, 2 बचा। अब ये 2 बगल में इस 1 के संग जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो गया, ये हो गया। ठीक ना। फिर इसको भाग करेंगे तो ये किससे चला जाएगा। अब देखिए ये जाएगा 7 से, देख लेते हैं 7 दूनी 14, 1 नहीं जा रहा ये। ठीक ना। अब 8 9 10 11 से चेक करते हैं इसको, तो 11 से चेक करेंगे, देखिए कितना आता है। तो लिखिए 11 एकम 11, इसमें 3 बच गया, 3 बगल में गया तो 33 हो गया, तो 11 तिहाई 33। अब 13 से ही चला जाएगा, तो 13 एकम 13। इस प्रकार 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। इसलिए बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त हुआ। ठीक ना। एक अंतिम भाग बचा, उसको भी देख लेते हैं कितना दिया होगा ये। 74 29 लिखा है, 74 29। ठीक ना। हाँ ठीक है। अब इसको देखते हैं किससे जाएगा ये। चौहत्तर 29 को पहले देखिए 2 से तो कटना नहीं, इसको इकाई अंक पर 9 है। अब 3 से चेक करके देखिए, तो 3 से जोड़िए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए, तो 7 4 11, 11 9 20 और 2 22। तो
तो इस प्रकार 22 आ रहा है, 22 3 के पढ़ा से कटता नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और ये 7 एकम 7, शेषफल बच गया, इसलिए 7 से भी नहीं कटाइए। अब 8 9 10 11 चेक कर लीजिए, तो 11 चेक करेंगे तो 11 छक्के 66 और 8 बगल में गया तो 77 82, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ठीक ना, तो 11 से नहीं ले जाएंगे। अब 12 से कटना है 13 से, 13 चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जब आप इस तरह का चेक करेंगे, 13 चेक करिए, ठीक ना, फिर 17 चेक करिए, फिर 19 चेक करिए, है ना, 23 चेक करिए, तो ये संख्या किसी न किसी संख्या से कटेगी। तो देखिए अगर हम इसको 17 19 17 से चेक करके देखते हैं, ठीक ना, तो 17 से हो जाएगा, तो 17 चौके 68 68 69 70 4 5 6 आया, 6 बगल में गया तो 62 हो गया, ठीक ना, 17 चौके 68 था, 17 तिहाई 51 हो जाएगा, 17 तिहाई 51, तो इसमें कितना बचा 11 आया, ठीक ना, 11 बगल में गया तो ये हो गया 19, ठीक ना, तो 119 आया। तो अब 17 के पहाड़ा में 119 कितनी बार में, तो 17 सत्ते 119, ठीक ना। देखिए आप कम से कम पहाड़ा 20 तक का अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना, तो इस तरह का कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है, वरना आप इसको खोजते रहेंगे बहुत परेशानी हो जाएगा, भाग देते देते रह जाएंगे। तो देखिए 17 सत्ते अगर मुझे मालूम है तो मैंने 119 से काट लिया, ठीक ना, तो इससे कुछ सवाल इजी हो जाता है, इसलिए कम से कम हर विद्यार्थी को 20 तक का पहाड़ा तो याद होना चाहिए, ठीक ना। तो 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, इससे आपके गणित का कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक ना। और 1 से 20 तक का वर्ग याद रख लीजिएगा, वर्ग याद करिए, और 1 से 20 हो गया, 10 तक ही घन याद करिए तब भी बहुत है, ठीक ना, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक ना, ये ज़रूर याद करिएगा, आपको किसी वीडियो में मिल जाएगा ये। तो देखिए 17 से देख लिया, ये हो गया, और फिर इसके बाद 17 से ले लिया, 17 18 19 से देख लेते हैं आप, ठीक ना। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है 74 29, ये कुछ अलग संख्या थी, तो इसके कुछ अजब ही गुणनखंड आ रहे हैं, तो क्या करिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये 17 से जा रहा है, 29 जा रहा है, फिर किस से जाएगा, ठीक ना। तो कभी भी एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। यही होता है कि अगर आपने घर में प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के इसका आंसर आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक ना। वहाँ समय सीमा में रहता है हर क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो अगर आप घर में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप एग्जाम में स्पीड से और विदिन समय आप सारे सवाल को कर सकेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब ये 19 से ले जा रहे हैं, तो 19 के 19 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 हो गया, 39 40 5 गया बगल में, तो 5 हो गया, तो ये सब देखिए 57 हो गया, ठीक ना। तो 19 तिहाई 57 हो गया, ठीक ना। और ये देखिए संख्या 23 से ही जाएगा, तो 23 एक कम 23, ठीक ना। तो देखिए मैंने यहाँ खुद करके आपको बता दिया, ठीक ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 17 19 और 23 से ये संख्या कटेगी, तो आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम, 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक ना। तो इस प्रकार ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो ये पहले प्रश्न के सभी भाग हमने कर लिया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक ना। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, फिर इनकी जांच करनी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला भाग लिखा है 26 और 91, ठीक ना। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13 होता है ना, इससे अधिक होता नहीं, 13 दूनी 26 होता है। तो ये लिख लिया। 91 देखिए क्या होगा 91 का, तो 91 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसका जरूरत ही नहीं था, ये हो गया 91,
ठीक ना। ये किससे चला जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, ठीक ना। देखिए आप इसका घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी के सभी उदाहरण को अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक ना। और ये प्रश्नावली है तो प्रश्नावली को भी अच्छे से पढ़िए। देखिए 91 लिखा है, अगर आप प्रयास नहीं किए होते तो काफ़ी सोचते कि किस से संख्या से कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 से। अगर आपने इसको पहले से भी किया हुआ है तो आप तुरंत पता चल जाएगा ये 7 से विभाजित है, ठीक ना। तो देखिए 2 से तो कटना नहीं है क्योंकि इकाई अंक पर 1 है, 3 से कटे नहीं क्योंकि अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। और 5 से इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है 0 और 5 भी नहीं, इसलिए 5 से भी नहीं कट रहा है। तो अब 7 से इसलिए हमने चेक करा, तो 7 एकम 7, 2 बच गया बगल में, तो बगल में गया तो 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। इस प्रकार 13 एकम 13। देखिए ये 13 सत्ते 91 भी आ रहा था, ठीक ना, इसलिए बोले पहाड़ा भी जरूरी होता है। तो ये हो गया 7 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो तो देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है। देखिए मतलब होता है जो दोनों में हो, ठीक ना, ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। तो जैसे ये 13 है, ठीक ना, ये 13 और ये 13, तो इस प्रकार ये दोनों में है तो ये 13 एचसीएफ ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम देखिए क्या होता है, ये तो समझ में आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम देखते हैं, तो सबसे पहले 2 देखते हैं। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में पाया जाए, ठीक ना, मगर एलसीएम में होता है कि किसी भी एक में भी हो तब भी उसको लिखा जाएगा। जैसे अगर ये 2 है तो 2 है, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, एक में तो है, इसलिए इसको यहाँ भी लिख लेते हैं गुणे। अब देखिए 13 को चेक करिए, 13 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब आप इनमें देखिए बराबर एक बार है, ठीक ना। अगर इसमें भी 13 एक बार है, इसमें भी 13 एक बार है, तो इनमें से किसी एक को उठाकर यहाँ लिख लिया जाएगा। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं गुणे। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण बता देते हैं, और जैसे अगर यहाँ पे 2 गुणे 13 होता और 7 गुणे 13 गुणे 13 होता, ठीक ना, उदाहरण के लिए है ये। तो अगर इसमें 13 चेक कर रहे होते तो देखिए इस पहले वाले में 13 एक बार है और इस वाले में 13 2 बार में है, ठीक ना। तो जो भी जिसमें ज़्यादा बार होता है ना उसको यहाँ नोट करते हैं। तो अगर ये स्थिति होती तो हम यहाँ 13 को 2 बार नोट किए होते, ठीक ना। अब देखिए दोनों में 13 एक बार है तो एक ही बार यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए अब 7 देखते हैं, 7 इसमें नहीं है मगर इसमें तो है, इसलिए 7 यहाँ लिख लिया, ठीक ना। किसी में भी हो उसको नोट करेंगे यहाँ पर। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42 और 14 एकम 14, 14 और 4 18। इस प्रकार 182 प्राप्त हो गया। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। अब चेक करना है तो लिखेंगे, देखिए चेक में लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं जो हैं इनको गुणा कर लेते हैं, तो लिखिए यहाँ 26 गुणे 91, इनका गुणा करना है बस। तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, यही कर लेते हैं 26, ठीक ना। सिंपल गुणा करना है, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 6 8 5 13, ये हो गया 23 66, ठीक ना। 23 66 आ गया। इसी प्रकार अब इनका एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो जो भी आया होगा, एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना है 182, तो इसको लिख के गुणा कर लेंगे बस, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ लिए तो 106 हो जाएगा, तो ये 6 और हासिल 10 चला गया। 13 एकम 13, 13 10 23। इस प्रकार देखिए 23 66 दोनों में आ गया है ना। 2 संख्याओं गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी सेम आया। तो ये
चेक भी हो गया तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक होता ये होता है। तो इस प्रकार ये जांच हो गया। ठीक ना, तो ये पहला प्रश्न होगा। अब दूसरा भाग देखते हैं इसका। तो दूसरा भाग देखते हैं इसका। सेकंड में क्या लिखा है? लिखा है 510 और 92। ठीक ना, तो 510 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पहले। तो 510 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ कर लेते हैं गुणनखंड। ये हो गया 510, 2 के 5 जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक ना, एक बच गया, बगल में 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर एक गया 2 पंचे 10। ठीक ना, अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से करते हैं। तो देखिए 5 5 10 2 12, 12 3 के 5 से कटता है, इसलिए 3 से ले जाते हैं। तो 3 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। फिर इसको देखिए 8 5 13, 13 3 के 5 से नहीं कटता, इसलिए अब ये 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से ले जाते हैं। 5 एक कम 5 और 3 बच गया, इसमें 3 बगल में गया तो 35। तो 5 सत्ते 35 और ये 17 हो गया। तो इसका लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का करते हैं। तो 92 का भी यहीं कर लेते हैं। बानवे, देखिए इकाई अंक पर 2 होने के कारण ये 2 से कटेगा। लिखेंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इस प्रकार 23 से कम 23। तो ये लिख लेते हैं 2 गुणे 23। तो सबसे पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं जो दोनों में है। तो HCF देखिए दोनों में क्या क्या है? ये 2 है, ये 2 है, 2 लिख लिया। 3 इसमें है मगर 3 इसमें कहीं नहीं है। 5 इसमें मगर 5 इसमें नहीं है। इस प्रकार चेक करें तो केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इसका HCF 2 हो गया। ठीक ना, अब LCM देख लेते हैं इसका। देखिए 2 यहाँ एक बार है और इस वाले में 2 बार है। तो किसमें ज़्यादा बार है? ठीक ना, जो भी ज़्यादा बार होगा उसको नोट करेंगे यहाँ पर। तो ये 2 बार यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसको नोट किया। ठीक ना, यहाँ 2 एक बार है, 2 बार है। तो 2 जो ज़्यादा बार है उसको यहाँ नोट करेंगे। तो 2 गुणे 2 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखिए 3 केवल एक ही जगह है, इसमें नहीं है, तब पर भी इसको 3 को यहाँ एक बार लिख लेंगे। गुणे 5, देखिए 5 यहीं पर है, बाकी और कहीं नहीं है, तब पर भी इसको 5 को यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक, 17 और कहीं नहीं है, तो यहाँ 17 लिख लेते हैं। 23 भी कहीं नहीं है, एक बार है मगर एक बार लिखेंगे। ठीक ना, तो ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा किस प्रकार करेंगे? 5 दूनी 10। ठीक ना, पहले 5 और 2 कहीं मिले तो उसको पहले गुणा कर लीजिए, तो उसमें से 0 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करने में इजी होता है। 5 दूनी 10, ठीक, 10 लिख लिया। फिर 3 दूनी 6। तो इस प्रकार तो ये 3 दूनी 6, तो ये 60 तो प्राप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो 60 हो गया। ठीक ना, अब ये 17 कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर 60 का गुणा कर लेंगे उसमें। ठीक ना, तो इसमें देखिए 23 गुणे 17 कर लेते हैं। ठीक ना, तो 23 गुणे 17, अगर 17 का पढ़ा याद है तो कर लेते हैं। 17 तिहाई 51, हासिल 5, 17 दूनी 34, तो ये हो गया 39। तो 39 प्राप्त हो गया। हाँ, मतलब 391 प्राप्त हो गया। अब इसमें 6 गुणा कर देंगे। ठीक ना, तो 6 गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, बस 6 गुणा करना रह जाएगा। 6 एक कम 6, 6 नवा 54, हासिल 5 चला गया। 6 त्रिक 18, 18 5 23। तो ये हो गया आपका प्राप्त हुआ 23,460 प्राप्त हुआ। ठीक ना, तो एलसीएम इतना प्राप्त हो गया। अब इनका यही 2 संख्याओं गुणनफल और HCF गुणे एलसीएम करना है। यहाँ लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या क्या है? 510 92। तो 510 गुणे 92। ठीक ना, तो गुणा करके लिख लेंगे। फिर क्या लिखा है? HCF
गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। तो इसका पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए अगर ये आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है तो इसका भी यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका भी यहीं गुणा करके देख लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। देखिए 510 और ये 92, तो जब गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसी प्रकार 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 2 0 2 9 6 4। तो देखिए इतना आ गया। तो सेम हो गया 4 6 9 2 0। तो यहाँ लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक ना। तो ये जांच हो गया हमारा। देखिए इसके आगे क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसी के नीचे इसको भी लिख लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार दोनों भाग हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। लिखा है 336 और 54, ठीक ना। तो 336 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ गुणनखंड कर लें 336, तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3 चलाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 3 6 बराबर 1 2 3 4 और ये 3 और 7, ठीक ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना, लिख लिया। अब ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, अब इसका क्या करें 54 का करते हैं अब, ठीक ना। तो 54 का कर लेते हैं यहीं पर। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। तो 54 का आ गया 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं अब। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो। देखिए ये 2 और ये 2 दोनों में है, तो ये 2 एक बार लिख लिया, ये 3 है तो ये 3 है, तो ये 3 एक बार लिख लिया। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आया 6 प्राप्त हुआ। और इसका एचसीएफ एलसीएम देखते हैं अब। देखिए एलसीएम में देखिए 2 यहाँ एक बार है और 2 यहाँ 4 बार है, तो जो ज़्यादा बार लिखा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। तो एक बार यहाँ 4 बार, तो ये 4 बार वाला यहाँ लिखेंगे। 2 1 2 3 4 गुणे, अब देखिए 3 यहाँ एक बार है और 3 यहाँ 3 बार है, इसलिए इसको लिखेंगे अब 1 2 3 गुणे, और एक 7 है, ठीक ना। 7 एक ही में है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, ये 7 यहाँ नोट किया जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा दूर रफ करिएगा गुणनखंड। इसको ये देखिए रफ में नहीं करना है, इसको इसी के सामने ही करना है, ठीक ना। थोड़ा सा दूर करिएगा। अब इसका गुणा करके लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक ना। ये 16 गुणे 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो 27 गुणे 7 आया। तो देखिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। 16 सत्ते 112, ठीक ना। तो 112 और ये 27 गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस प्रकार 4 8 4 12 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 2 और 1 3, तो हो गया 324 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो इसका एलसीएम ज्ञात हो गया। अब इसको जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल
तो गुणनफल कितना है दोनों संख्या 336 गुणे 54। तो यहाँ गुणा करके लिखेंगे, फिर लिखते हैं HCF गुणे LCM बराबर HCF कितना है 6 और इसका 30 24। ठीक ना, तो गुणा कर लेते हैं, पहले इसी गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1, 6 0 जा 0 हासिल 1, तो 1 आ गया और 6 त्रिक 18, तो ये हो गया ये। ठीक ना, 18,144। अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखिए इतना ही आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 336 गुणे 54। तो 6 4 छंग 24 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1। देखिए इतना सेम आ गया, तो ये सही है 181 44। ठीक ना, तो इसके नीचे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक ना, ये जांच हो गया इसका। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 पूरा के सभी भाग समाप्त हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक ना, तो इसमें भी यही HCF और LCM ही ज्ञात करना है। देखिए पहला लिखा है 12 15 और 21। ठीक ना, तो इनका गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणन कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसको पहले घात में बदल लेते हैं। देखिए 2 के घात 2 गुणे 3। ठीक ना, 2 बार था तो 2 के घात 2 लिख लिया। अब 15 लिखा है तो लिखेंगे 3 5 15। ठीक ना, तो इसका कोई घात नहीं हुआ। फिर लिखेंगे 21, 3 7 21। ठीक ना, तो इनका HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF तो देखिए HCF जो तीनों में हो, ठीक ना, तो इन तीनों में अगर देखें तो देखिए 3 3 3 इन तीनों में है, इसलिए ये HCF 3 प्राप्त हो गया। और LCM देखें तो LCM बराबर, LCM देखें सबसे पहले चेक करेंगे, इसको नहीं लिखते हैं, ऐसे ही देखते हैं इसको। देखिए 2 यहाँ 2 बार है और कहीं नहीं है। ठीक ना, 2 बार है और कहीं नहीं है, इसलिए 2 को 2 बार यहाँ लिख लेंगे। ठीक ना, चाहे किसी में हो चाहे ना हो, अगर एक जगह भी है तो उसको नोट करा जाएगा। फिर देखिए 3 तीनों में है मगर ये है एक बार। ठीक ना, तीनों में है मगर एक बार है, इसलिए 3 को एक बार ही लिखेंगे। ठीक ना, 3 बार नहीं लिखेंगे। ठीक ना, अगर ये ऐसा होता 3 इसमें होता, 3 गुणे 3 दूसरे में होता, 3 गुणे 3 गुणे 3 तीसरे में होता। ठीक ना, तो हम सबसे बड़ी जो सबसे अधिक है उसको हम नोट किए होते। ठीक ना, तो 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, 3 को 3 बार वाला ही नोट किए होते। मगर इस वाले में 3 देखिए एक बार ही है, तो जो एक बार ही इसको यहाँ नोट करेंगे, 3 बार नहीं नोट करेंगे। अब देखिए इसमें 5 एक जगह है, एक जगह हो 2 जगह हो चाहे 3 जगह हो, अगर एक बार है तो एक बार यहाँ नोट करेंगे, और किसी में हो चाहे न हो। इसी प्रकार 7 और किसी में हो चाहे न हो, एक बार तो है तो एक बार यहाँ 7 नोट करेंगे। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 5 दूनी 10। ठीक ना, तो इसका काम खत्म, 10 का एक 0 आ जाएगा। अब हो गया 3 दूनी 6, 6 7 42 और 10 का एक 0 ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार HCF और LCM प्राप्त हो गया। सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड में लिखा है 17 23 और 29, है ना, 17 23 29। तो इसका देखिए गुणनखंड क्या, 17 गुणनखंड ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 17 एकम 17। ठीक ना, इसका इस अधिक गुणनखंड नहीं होगा। ये हो गया 23, तो लिखेंगे 23 एकम 23। 29 तो लिखेंगे 29 गुणे 1। इससे अधिक गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इसका HCF कितना हो गया, देखिए यहाँ 1 आया। ठीक ना,
आप चाहें तो इसको न भी लिखते हैं तब भी सब हर किसी संख्या का एक गुणनखंड होता ही है। तो इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो एक हमेशा होता है, ठीक ना। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम देखिए 17 यहाँ है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं 17 नोट करेंगे। फिर 23 यहाँ है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं 23 नोट कर लिया। इसी प्रकार 29 भी नोट कर लेंगे। तो देखिए इनका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 17 में 23 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 23 गुणे 17, तो 17 तिहाई 51, 17 दूनी 34, तो 391 हो गया। अब 29 का गुणा कर लेते हैं इसमें, ये हो गया 9 एक कम 9, 9 नवा 81, हासिल 8, 8 9 त्रिक 27, ये हो गया 35, तो ये हो गया 35 लिख लिया। 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। इस प्रकार 11 33 9 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये हो गया दूसरा भाग। अब तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग में लिखा है 8 9 और 25, ठीक ना। 8 9 और 25, तो देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का लिखेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और 25 का लिखेंगे तो ये जाएगा 5 गुणे 5। देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5 के घात 2, ऐसे भी लिखते हैं इसको। अब देखिए इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए एचसीएफ अगर इनमें से देखें, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक ना। और इसका भी बात करें, देखिए यहाँ 2 ही 2 है, यहाँ 3 ही 3 है, यहाँ 5 ही 5 है, तो कोई किसी का उभयनिष्ठ नहीं है। जब किसी का उभयनिष्ठ नहीं होता तो उसका एक होता है। इसी प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए एलसीएम में देखिए यहाँ 2 की घात 3 है और कहीं नहीं है, तो 2 की घात 3 ही लिखा जाता है ना। बड़ी घात को एलसीएम में लिखते हैं। इसी प्रकार 3 की घात 2 है तो यहाँ लिख लेते हैं, और 5 की घात 2 है तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। या इनमें देखिए 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और कहीं नहीं है, तो 2 की घात 3 लिखेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिखा हुआ है। 3 गुणे 3 13, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 तो 5 गुणे 5 है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ 2 की घात 3 लिख के सरल करके गुणा करते हैं, और 3 गुणे 3 बराबर और 5 गुणे 5। तो देखिए इसमें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 100 तो यहाँ हो गया। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। अब जो बचा सो रहा है 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18 और 2 0 इसका, तो ये 1800 एलसीएम ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, इसमें देखिए एचसीएफ दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया लिख लेते हैं। एचसीएफ दिया है, संख्या दिया 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है इन दो संख्याओं का। एलसीएम दिया है, ज्ञात करना है, ठीक ना, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सूत्र होता है, इसमें होगा देखिए सूत्र से होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम लिख देते हैं। दो संख्याओं गुणनफल मतलब 306 गुणे 657। एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 को पक्षांतर कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। तो देखिए 9 से काट लेते हैं तो जगह 6 5 11, 11 7 18, 6 3 9, ये दोनों संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो जिसको चाहे उसको काट सकते हैं। देखिए इसको काट लेते हैं, 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27, ठीक ना, 27 28 29 30, 3 बचा, 3 बगल में गया तो 36 हो गया। तो काटेंगे तो 9 चौ
36। तो अब इन दोनों गुणा कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 22,338। ठीक ना, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अब। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, ठीक ना। जैसे ये लिखा हुआ है 230 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक ना। इसी प्रकार लिख सकते हैं 7 8 0, ठीक ना। तो 1 1 2 3 0 0, ये सभी संख्याएं देखिए शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक ना। तो इनकी क्या खासियत है, अगर मैं इसको 10 से भाग दूं, ठीक ना, अगर इस संख्या को 10 से भाग दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार इसको अगर मैं 10 से भाग दूं तो ये कट जाएगा, है ना। तो जो भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है वो संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए अगर 10 का भी गुणनखंड कर लें तो 2 गुणे 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 230 को, देखिए 230 को अगर मैं 2 से भी विभाजित करूं, ठीक ना, 2 से काटूं या 5 से काटूं, 2 गुणे 230/5, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 1 कट गया। देखिए इसी प्रकार 5 से काटूं तो 2 5 चौक 20, 5 छक्के 30, ठीक ना। तो ये संख्या 10 से कट जाएगी, है ना। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक शून्य हो या वो शून्य पर समाप्त हो रही हो तो संख्या 10 से विभाजित हो रही है। और अगर 10 का भी गुणनखंड कर लें तो हमको मिल रहा है 2 और 5। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, ठीक ना। और इन दोनों, और इस संख्या को अगर इस संख्या का गुणनखंड करें, ठीक ना, 230 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 5 तो जरूर मिलेगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं, देखिए इसमें लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोई संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 10 से विभाजित होती है, ठीक ना। और 10 से विभाजित हो रही है तो 2 गुणे 5 से भी, 2 से भी और 5 से भी विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी, ठीक ना। क्योंकि जैसे 10 का गुणाखंड करेंगे ना तो गुणनखंड तो 2 गुणे 5 आता है, मतलब 2 गुणे 5, 2 से भी और 5 से भी, ठीक ना। अब देखिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना है, 2 गुणे 3 ही आ रहा है, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब 6 की घात n के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक ना। तो अगर 5 नहीं है तो देखिए किसी भी संख्या 10 लाने के लिए 5 होना जरूरी था, 2 गुणे 5 तभी 10 आएगा। तो अगर ये 5 नहीं है तो लिख सकते हैं, अतः 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त
नहीं होगी, ठीक ना, नहीं होगी, ठीक ना। क्या जो भी संख्या को पता करना होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 आया, तो इसमें 2 तो है मगर 5 नहीं है, इसके लिए यहाँ 5 होना जरूरी था। तो 2 है 5 नहीं है, इसलिए अगर इसका गुणाखंड इसका अगर हल करेंगे तो ये शून्य नहीं आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हो गया प्रश्न नंबर 5 हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो दूसरी संख्या दी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इन दोनों को बोला क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना। तो भाज्य संख्या क्यों है वो पता करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या होती है भाज्य संख्याएं, ठीक ना, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या विभाज्य हो जाएं, ठीक ना। और इसमें एक को छोड़ दिया जाता है, एक से बड़ी वे संख्याएं, ठीक ना। एक से बड़ी या फिर यहाँ से देखेंगे वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक ना। तो देखिए इसमें बोलता है कि कोई भी संख्या, तो हमको मालूम है कि कोई भी संख्या एक एवं स्वयं के अलावा से हर संख्या विभाजित हो जाती है। अगर इनके अलावा भी ये संख्या, दी गई संख्या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो बोलेंगे कि वो संख्या भाज्य संख्या है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 2, ठीक ना, तो ये संख्या 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है मगर किसी अन्य से नहीं कट रही है, ठीक ना। हमको तो चाहिए कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। इस प्रकार 2 भाज्य संख्या नहीं हुई। अब देखिए इसको 4 को चेक करते हैं। देखिए 1 से कट रहा है और ये स्वयं से कट रहा है, ठीक ना, मगर अब देखिए अन्य में भी ये कट रहा है। ये अन्य में मतलब 2 से भी विभाजित हो रही है, ठीक ना। मतलब 1 और स्वयं के अलावा इसका एक गुणनखंड 2 भी है, ठीक ना। ये 2 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक ना। तो हमको जब इसको हल करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य भी गुणनखंड आ रहा है कि नहीं। यदि आएगा तो लिखेंगे ये संख्या भाज्य है, ठीक ना। इसको देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए ये एक पद है और ये एक पद है, ठीक ना। गुणे गुणे में लिखा है तो इससे क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोलूँ 4 प्लस 6 प्लस 1, ठीक ना, तो इसमें बात करें तो 3 पद हैं, ठीक ना। पदों की संख्या 3 है। और अगर इसका मैं गुणा कर लूँ 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 1, तो पदों की संख्या तो नहीं बदल जाएगी, बस इसका गुणनखंड करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये 1 2 और 3, ये 3 पद ही हैं, 1 2 3 पद हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार इसकी बात करें तो 7 गुणे 11 गुणे 13, ये पूरा एक पद है और ये एक पद है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ 13 ही उभयनिष्ठ है, 13 दोनों में है, ठीक ना। इसमें और इसमें देखिए ये 13 दोनों में है, इसलिए 13 बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, 7 गुणे 11 यहाँ बच गया, प्लस यहाँ 13 था, 13 ही चला गया तो यहाँ 1 बच गया, ठीक ना। अब इसको देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया 78, ठीक ना। अगर अब इसको देखिए 13 गुणे, इसका भी गुणाखंड कर लेते हैं तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78,
ठीक ना। और इस 6 को भी कर लेते हैं गुणनखंड, तो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 3। तो मतलब जो संख्या है वो संख्या 13 से कटेगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब एक और स्वयं के अलावा ये संख्या अन्य भी कई संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो ठीक ना। इसलिए लिखेंगे चूंकि, इसको हटा देते हैं, देखिए चूंकि संख्या के एक एवं स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हैं, ठीक ना। अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक ना, या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो देखिए इसमें भी ये कुल इतने सारे, ये एक पद है और ये एक पद है, ठीक ना। प्लस के इधर और प्लस के उधर, ये दोनों एक एक 2 पद हुए, तो इसमें 5 उभयनिष्ठ है। देखिए इन दोनों में तो 5 निकाल लिए, तो देखिए क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 बचा। अब इनका गुणा कर लेते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा, तो 1008 आया प्लस 1, तो इसको करेंगे तो ये हो गया 1009 आया। तो देखिए 5 गुणे 1009 आया। इसके देखिए इस संख्या के एक गुणनखंड 5 आया और एक गुणनखंड 1009 आया, ठीक ना। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य भी कोई गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि संख्या के एक एवं स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हैं, है ना। गुणनखंड है इसका मतलब ये संख्या जो दी हुई है ये किसी अन्य संख्या से भी, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 एक अंतिम है प्रश्न, उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए लिखा है वृत्ताकार है, सर्कुलर पाथ है, ऐसे है ना। खेल के लिए होता है। इसमें 2 लोग हैं, देखिए एक आदमी चलना शुरू किए हैं लोग, ठीक ना। तो ऐसे चलना शुरू किए हैं तो एक ऐसे होता है, तो लोग बोला कि दोनों देखिए एक ही संग शुरू किए हैं और किसी की चाल ज़्यादा होगी। देखिए एक बोलता है अगर एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ही लगा और एक जने को 18 मिनट ही लगा, तो 12 मिनट वाला जल्दी चक्कर मार लेगा, 18 मिनट बाद थोड़ा देर से लगाएगा। इस प्रकार वो 12 मिनट वाला ऐसे लगातार चलता रहेगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो 18 मिनट जो ज़्यादा समय ले रहा है उसको ओवरटेक करके एक स्थान पर फिर दोनों प्राप्त हो जाएंगे, एक ही संग एक ही बिंदु पर पहुंच जाएंगे वो लोग। तो यही समय बोल रहा है कि अब इसमें बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न हो, ठीक ना, एक वृत्ताकार पथ पर अगर घूम रहा है, इसमें 2 हो सकते हैं, 3 या 4 व्यक्ति या खिलाड़ी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनका समय दिया रहता है, कोई 6 मिनट में, कोई 7 मिनट में, कोई 12 मिनट में एक ही पूरा एक चक्कर मार लेता है। तो बोल रहा है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों लोग एक स्थान पर, जितने भी व्यक्ति हों वे एक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे, ठीक ना। ये हो गया। या तो एक क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट पर कि 3 हरी, लाल और पीली लाइट हैं, एक
8 सेकंड पे जलती है, फिर 10 सेकंड के बाद जलती है, फिर एक 12 सेकंड के बाद जलती है। तो अगर ट्रैफिक लाइट पर संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वृत्ताकार वाला हो, ठीक ना, इस प्रकार के क्वेश्चन हो, तो जो भी संख्या दी होती है उसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, वो आंसर ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है तो हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे, 18 क्या होगा, ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 और 3 12। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जाएगा, देखिए 2 यहाँ एक बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो ये 2 बार यहाँ लिख लेंगे। 3 यहाँ एक बार है, 3 यहाँ 2 बार है, तो 2 बार ज़्यादा बार वाला लिख लेंगे। इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 36, ठीक ना। इसका मतलब अब देखिए मिनट में दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 36 मिनट बाद, ठीक ना। अगर सेकंड में दिया होता तो लिखते 36 सेकंड बाद। अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक ना। तो ये उत्तर ही हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया, इस प्रकार प्रश्नावली समाप्त हो गई।